चलिए, तो आज का ट्राइडेंट स्टार्ट करते हैं। और आज हमारे पास में दो टॉपिक्स हैं, एक लिथियम और दूसरा क्रूड ऑयल। तो लिथियम के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लिथियम एक एल्कली मिनरल है एंड इट इज द लाइटेस्ट मेटल एंड द लाइटेस्ट सॉलिड एलिमेंट ऑन अर्थ। इसको व्हाइट गोल्ड भी बोला जाता है एंड इट इज वेरी रिएक्टिव एंड फ्लेमेबल। इसी कारण से इसको वैक्यूम में स्टोर किया जाता है या फिर किसी ऐसे लिक्विड के साथ में जहां पे इसको इनर्ट एटमॉस्फेयर मिल सके, जैसे प्योर कैरोसिन या फिर कोई मिनरल ऑयल। अब लिथियम जो है वो नेचर में फ्रीली अकर नहीं करता है, मतलब कहीं ना कहीं अलॉय के साथ में ही या कंपाउंड के साथ में ही आपको मिलेगा। लिथियम की एप्लीकेशन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एनर्जी स्टोरेज करने के लिए लिथियम का रोल काफी इंपॉर्टेंट है। तो ऑफ कोर्स हमारे लिए पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है बैटरीज। तो आप स्मार्टफोन की बैटरीज देखिए, कार की बैटरीज देखिए, तो आपको लैपटॉप, स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये आज की डेट में ऐसी यूटिलिटी के प्रोडक्ट्स हैं जिसके बिना आपकी जिंदगी अधूरी है। वहां पे आपको लिथियम देखने के लिए मिलेगा। ग्लास और सिरेमिक्स में बनाते समय आपको लिथियम की जरूरत पड़ती है। ऑल्सो इट इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट्स, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर इंग्रेडिएंट इन द हाई टेम्परेचर लुब्रिकेंट गैसेस या ग्रीसेस, बिकॉज क्योंकि ये बहुत हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट कर पाता है, विथस्टैंड कर पाता है। सो यहां पे आपको लिथियम का यूज मिलेगा। दूसरा, जब भी मूड नेक्स्ट टाइम खराब हो तो लिथियम खा लेना, क्योंकि मूड स्टेबलाइजर का भी काम करता है। बाइपोलर डिसऑर्डर्स भी अगर आपको हैं, डिप्रेशन हो रहे हैं, तो लिथियम ढूंढने निकल जाना, सरकार भी कुछ पैसा देगी और मूड भी ठीक हो जाएगा। ठीक है। ट्रीटियम ऑल्सो, ये लिथियम को ट्रीटियम में कन्वर्ट किया जा सकता है। और ट्रीटियम आपको पता है कि थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन, स्पेशली फ्यूजन रिएक्शन में इसको यूज किया जाता है। इसीलिए एटॉमिक एनर्जी एक्ट के अंदर लिथियम को क्या माना गया है? प्रिस्क्राइब सब्सटेंस। इसका डेजिग्नेशन क्या है? प्रिस्क्राइब सब्सटेंस, क्योंकि यहां से हम ट्रीटियम को कन्वर्ट करके यूज कर सकते हैं किसमें? थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन में, मतलब फ्यूजन रिएक्शंस में। तो कहीं ना कहीं हमारे पास में जो सॉल्ट फ्लैट्स या लेक्स हैं वहां पे हमको लिथियम मिलता है। और दूसरा, जो रॉक माइंस हैं, कि मैंने आपको बताया कहीं ना कहीं कंपाउंड में ही मिलेगा आपको। ऑस्ट्रेलिया इस वक्त जो है, बात को याद रखना, ऑस्ट्रेलिया इस वक्त टॉप प्रोड्यूसर है। 77% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन किसके पास है इस वक्त? ऑस्ट्रेलिया के पास में। हमारा जो मोस्टली आ रहा है वो चाइना से और यूएसए से आ रहा है, लेकिन इसकी कहानी अब बाद में देखते हैं। अब बात आते हैं लिथियम रिजर्व्स की। रिजर्व्स में अभी एक नई टर्म चली है, लिथियम ट्रायंगल। लिथियम ट्रायंगल में हमारे पास में, आपको अगर याद करना है तो, कैब, चिले, अर्जेंटीना एंड बोलिविया। अब बोलिविया में आपको देखोगे कि सारे वर्ल्ड के जो लार्जेस्ट रिजर्व्स आपको मिलेंगे इस वक्त, वो कहां मिलेंगे? लिथियम रिजर्व्स बोलिविया में, उसके बाद अर्जेंटीना एंड देन चिले। तो इसको याद करने का दूसरा तरीका भी हमारे पास में, BAC। ठीक है, बोलिविया, अर्जेंटीना एंड देन चिले। तो इस वक्त जो सिंगल लार्जेस्ट डिपॉजिट की अगर बात की जाए तो बोलिविया में एक जगह है जिसका नाम है सलर दे उयूनी सॉल्ट फ्लैट्स, जहां पे सिंगल लार्जेस्ट बिगेस्ट रिजर्व्स मिला है इसका, लिथियम का। ये याद रखना और ये ट्रायंगल याद रखना। ठीक है। न्यूज में क्यों रहा था? क्योंकि इस वक्त जम्मू कश्मीर में एक जगह है जिसका नाम है सलल हाइमा एरियाज, जहां पे लिथियम रिजर्व्स डिस्कवर किए गए। इसके अलावा कुछ सदर्न कर्नाटका में जो मंड्या एरिया है, और झारखंड में हमारे पास में रिजर्व्स कोडेरमा और गिरिध रीजन में पाए जाते हैं। लेकिन न्यूज बनाई इस रीजन ने। ठीक है, इसको आप मैप पे एक बार लोकेट करके जरूर देख लीजिए। हमारा क्या स्टेटस है लिथियम में? तो इस वक्त हमको लिथियम, निकल और कोबाल्ट, ऐसे तीन एलिमेंट्स हैं जो इस वक्त हम क्या कर रहे हैं? इंपोर्ट कर रहे हैं। बाकी मोस्टली हमारे पास में
मिल जाते हैं। लेकिन हमारे पास इस वक्त जो टॉप 3 इंपोर्टर्स हैं उसमें है हांगकांग जिससे हम माल ले रहे हैं, चाइना और यूएस। ठीक है, यूएस हालांकि ऊपर नहीं लिखा था लेकिन वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, चाइना तो ऑफ कोर्स है ही है। नाउ इंपॉर्टेंस, जो ऊपर इंपॉर्टेंस लिखी थी उससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंस यहां हमारे लिए भी नहीं है, चाहे वो बैटरीज में हो, एनर्जी प्रोडक्शन में हो, या फिर कह लीजिए कि हमने एक मिशन लॉन्च किया है जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि ईवीज और बैटरीज को थोड़ा प्रमोट करेंगे, पोल्यूशन कम करेंगे, तो वहां पे हमारे लिए यूटिलिटीज है। तो ये आप ऊपर पढ़ेंगे और यहां पढ़ेंगे, दोनों एक ही बात रही। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर लिथियम। नाउ नेक्स्ट इज क्रूड। तो पेट्रोल की न्यूज आप लोग बार बार पढ़ते होंगे, शाम को 6 बजे पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाती है और पेट्रोल पंप के बाहर लाइन लगनी शुरू हो जाती है। तो न्यूज में ये क्यों रहा? क्योंकि ओपेक ने जो क्रूड ऑयल की सप्लाई कंट्रोल की, डिमांड सप्लाई कंट्रोल की, ताकि स्टेबल रहे मार्केट में प्राइसेस, तो उस कारण से रशिया यूक्रेन वॉर में काफी सारे फ्लक्चुएशंस देखने के लिए मिले क्रूड ऑयल प्राइसेस में। तो शुरू करते हैं क्रूड ऑयल। क्रूड आप सबको पता है एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, एक फॉसिल फ्यूल है। ऑफ कोर्स फॉसिल फ्यूल है तो ये एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, बट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मदर ऑफ ऑल कमोडिटीज। रिफाइन करने के बाद में आपको अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, चाहे वो गैसोलीन हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, या कोई भी और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट बात क्या है? हमारे पास में दो तरह के मेजरली क्रूड ऑयल हैं, एक वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट और दूसरा ब्रेंट क्रूड। अब इसका कंपैरिजन इंपॉर्टेंट है, क्यों? सबसे पहले ये एक लाइट क्रूड है और जिसकी एपीआई ग्रेविटी कितनी है? 39.6 डिग्रीज, एंड इट हैज 0.24% ऑफ सल्फर। जितना सल्फर है उतना स्वीट, तो इसे क्या बोलते हैं हम? स्वीट क्रूड। इसी जगह पे आप देखेंगे यहां पे जो परसेंटेज ऑफ सल्फर है वो क्या है? 0.37% सल्फर। नाउ इट इज आइडल फॉर सम मोटर स्पिरिट्स एंड मिडिल डिस्टिलेट्स। डिस्टिलेशन आपने पढ़ा था, अलग अलग लेवल पे अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के साथ में जो लिक्विड निकलेगा या जो कंपाउंड निकलेगा, तो उसके लिए ये ब्रेंट परफेक्ट रहता है। लेकिन ये मिलता है, ब्रेंट मिलता है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट ब्रेंट मतलब समझ गए, ब्लेंड होके कहीं ना कहीं निकलेगा। तो 15 डिफरेंट ऑयल फील्ड से जो कि ब्रेंट और नॉर्थ सी एरियाज में पाए जाते हैं, उनका कॉम्बिनेशन है ये ब्रेंट क्रूड। लेकिन जो वाइडेस्ट प्रेवेलेंट है वेस्ट टेक्सास, क्योंकि हाईएस्ट क्वालिटी का क्रूड माना जाता है और मैक्सिमम पेट्रोल यहीं से बनता है। नाउ ये दो चीजों में आपको कंपैरिजन थोड़ा सा पता होना चाहिए इन दो टाइप्स में, स्पेशली सल्फर कंटेंट दोनों का और एरियाज। नाउ थर्ड, इंडिया जो है आपको पता है थर्ड लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर है, जिसमें कि 80% अभी तक हम इंपोर्ट ही कर रहे हैं, हमारे पास में सेल्फ सफिशिएंसी की तो बात ही नहीं है। उसमें से भी 70% हम किससे ले रहे हैं? ओपेक के मेंबर्स से। अब यहीं पे दिक्कत है हमारे पास में, कि ओपेक से हम जितना लेते हैं तो हम डिपेंडेंस हमारी बढ़ जाती है। तो बात करते हैं ओपेक की। ओपेक क्या है? ओपेक एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड ऑयल के सप्लाई को और प्राइसेस को कंट्रोल करता है। जो सप्लाई कंट्रोल कर लेगा वो प्राइस भी कंट्रोल कर लेगा, क्योंकि डिमांड सप्लाई का गैप ही इन्फ्लेशन को इंपैक्ट करता है। इट वॉज फॉर्म्ड इन 1960, और 2016 में जब ऐसा लगा कि प्राइसेस बहुत ज्यादा गिर रही हैं, तो ओपेक ने क्या किया, 10 लोग और अपने साथ में मिला लिए और एक ओपेक प्लस बना दिया। ओपेक प्लस में अब टोटल मिला के टोटल 23 कंट्रीज हैं। अब ये 23 कंट्रीज मिलके कुछ वर्ल्ड का 40% क्रूड ऑयल कंट्रोल कर रही हैं, और इनके कंट्रोल करने से ये है वो मेजर ओपेक कंट्रीज, और इनके ये क्रूड ऑयल के सप्लाई को कंट्रोल करने से क्रूड ऑयल की प्राइसेस पे बहुत इंपैक्ट पड़ता है। जब प्राइसेस गड़बड़ाएंगी
तो डोमेस्टिक इकोनॉमी भी गड़बड़ाएगी, क्योंकि जो इंपोर्टर्स हैं उनका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिल्स बढ़ जाएगा। तो यहीं से समस्या की शुरुआत होती है। बात करते हैं प्राइसिंग की। अब प्राइस डिटरमाइन कैसे होती है? क्या हमारी जो प्राइस है पेट्रोल की, वही पेट्रोल की प्राइस कलकत्ता या दिल्ली या मुंबई चेन्नई में है? नहीं, प्राइसेस वेरी करती हैं। और प्राइसेस वेरी क्यों करती हैं? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर एक्साइज ड्यूटी लगाता है, डिस्ट्रीब्यूटर पे टैक्स लगता है, डिस्ट्रीब्यूटर की कमीशन होती है, प्लस वैट लगता है। अब वैट की कहानी कुछ इस कदर है कि 2021 में पीआरएस ने एक रिपोर्ट लॉन्च की जिसमें ये बताया कि उड़ीसा अपने क्रूड पे जो वैट लगा रहा है वो करीबन 32% है, और यूपी उसी जगह पे कुछ 26.8% लगा रहा है। तो आप जिस पेट्रोल को अपनी गाड़ी में भरवा रहे हैं उसमें से 70% टैक्सेस के नाम पे भरवा रहे हैं। आप 70% कॉस्ट किसकी दे रहे हैं? टैक्सेस की। तो अगर 100 रुपए का तेल डलवा रहा है अपनी गाड़ी में, तो 70 रुपए तो आपने टैक्सेस को दिए हैं। इसीलिए इसको बोला जाता है डायनेमिक फ्यूल प्राइसिंग मेथड, जो हम भी फॉलो करते हैं। शाम 6 बजे न्यूज आती है कि कल से पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाएगी, और बढ़ते ही पेट्रोल पंप के बाहर लाइन लग जाती है। तो सेंट्रल इस पे क्या लगाता है? एक्साइज ड्यूटी। और अगर आपको कोई ये बोले कि वैट तो इनडायरेक्ट टैक्स है और मर्ज हो चुका है जीएसटी में, तो ऐसा नहीं है। स्टेट आज भी कुछ चीजों पे वैट लगाने के लिए एलिजिबल है, जहां जीएसटी नहीं लगेगा वहां वैट लग रहा है। तो पेट्रोल पे वैट लगेगा। यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे रेगुलेट कर रही है? दो प्राइसेस डिटरमाइन करती है, एक बेस प्राइस और दूसरा कैप प्राइस। इससे ऊपर नहीं जाएगा और इससे नीचे नहीं जाएगा। तो दोनों थ्रेशोल्ड जो है वो डिटरमाइन कर ली जाती हैं, और इसके बीच में आपके पास में आते हैं डीलर्स। इसमें डीलर्स पे भी अलग चार्जेस लगाए जाते हैं, और डीलर को 4% 5% जो भी कमीशन दी जाती है। उसके बाद में आती है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, जो मार्केटिंग कर रही हैं। हम क्रूड मंगवाते हैं, उसको रिफाइन करते हैं, रिफाइनरी से ओएमओज आते हैं, ओएमसीज, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अपना कमीशन रखती हैं, और उसके साथ में जो टैक्सेस वगैरह सब इंक्लूड हो गए, उसके बाद में फाइनली आपकी गाड़ी में वो पेट्रोल डलेगा। नाउ दिस सेल, पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस, ये डिटरमाइन करेगी कि आपका फ्यूल का प्राइसिंग डेली बेसिस पे क्रूड के हिसाब से, जैसे ही इंटरनेशनल क्रूड में कोई फ्लक्चुएशंस होंगे, वैसे ही आपके यहाँ पे जो है पेट्रोल प्राइसेस में फर्क पड़ जाएगा। नाउ क्यों हर स्टेट में डिफरेंट होती है? तो यहां इन्फ्लेशन की बात नहीं है, यहां बात है वैट की। जैसा मैंने भी आपको बताया, 2021 की रिपोर्ट में ओडिशा कुछ 32% वैट लगा रहा था, और उत्तर प्रदेश 26.8%। ठीक है। तो क्रूड को अगर आपको थोड़ा सा ज्योग्राफिकली भी देखना है, तो आप देखिए पेट्रोलियम रिजर्व्स, ज्योग्राफी की बुक में पेट्रोलियम रिजर्व्स कहां कहां है हमारे पास में। ठीक है। तो ये एक्सेप्ट फॉर द करंट अफेयर्स, कुछ हद तक हमको ज्योग्राफी का भी इसमें यूज करना है। पेट्रोलियम रिजर्व्स देखिए, हमारी रिफाइनरीज कहाँ कहाँ है, ये भी आपके ज्योग्राफी के बुक में दे रखा है, एनसीईआरटीज में। उसको भी प्लीज रेफर कीजिएगा। ठीक है ना? चलिए, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।